So hello Namistrians, one more time I have bring a crash course। आज का जो क्रैश कोर्स है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन का, जो कि 12th का है, चैप्टर नंबर 16 एक शॉर्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हमको पढ़ना है तीन चीज़ों को। पहला है केमिस्ट्री इन मेडिसिन, ठीक है, यानी कि दवाइयों में केमिस्ट्री का योगदान है। केमिस्ट्री इन फूड, यानी कि भोजन वगैरह में क्या योगदान है। और केमिस्ट्री इन क्लीनिंग, शोधन साफ सफाई वगैरह चीज़ों को बनाने में केमिस्ट्री का क्या योगदान है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री इन मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स में केमिस्ट्री में क्या क्या होता है देखो। एक होता है जिनसे इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कभी न कभी, इन सबका मैंने लिस्ट बना दिया है और इन सबको एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक होता है प्रति अम्ल एंटासिड, फिर प्रति हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन, एक प्रशांतक होता है, फिर पीड़ाहारी एनाल्जेसिक। जितने का मैं इंग्लिश में नाम लिखा हूँ उन सबका इंग्लिश नाम भी याद रखना है, कई बार इंग्लिश नाम भी पूछ देता है, हिंदी नाम बिना दिए। अगला है प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स, देन पूतिरोधी एंटीसेप्टिक, ठीक है, यह एंटीसेप्टिक, ओके एंटीसेप्टिक। फिर प्रतिजीवाणु एंटीबैक्टीरिया, संक्रमणहारी डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, इसको रोगाणुनाशी भी कहा जाता है, याद रखना, डिसइंफेक्टेंट को रोगाणुनाशी भी कहा जाता है। सैनिटाइजर वगैरह इसके अंदर में आते हैं। लास्ट में सेकंड लास्ट में ज्वरनाशी या प्रति मलेरिया, दोनों अलग अलग चीज है पर एक ही कैटेगरी में, इसलिए एक जगह पे लिख दिया गया है। फिर प्रतिजनन क्षमता। अब हमको इसमें तीन चीजें पढ़ना है, इन सभी के बारे में हमको तीन चीजें पढ़ना है। पहला इनका नाम, ठीक है, दूसरा इनका काम, और तीसरा सबका एटलीस्ट एक एक उदाहरण या दो उदाहरण, दो पकड़ लेते हैं, दो उदाहरण। इतने चीजों को इन सबका ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ज्यादा अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर ये क्रैश कोर्स है तो मैं इन तीन चीजों को इंक्लूड कर रहा हूं जो कि इनफ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सबका। पहला जो है वो है एंटा एसिड यानी कि प्रति अम्ल। तो नाम से ही क्लियर है, एंटा एसिड यानी कि एसिड को एंटी करेगा, एसिड का एंटी काम, अम्ल का उल्टा काम। तो अम्ल कहाँ बनता है? अम्ल जो होता है वो हमारे पेट में बनता है। हमारे पेट में क्यों बनता है? अगर हम कोई ऑयली फूड या जंक फूड खा लिए हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पेट में कई बार एसिड का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। इससे हमको आसानी दर्द होता है, अम्ल का ढकार वगैरह आता है, ठीक है। तो इनसे बचने के लिए, यानी कि पेट की अम्लता को कम करने के लिए, इसका काम क्या है एंटासिड का, पेट की अम्लता को कम करना है। तो पेट की अम्लता को कम करने के लिए एंटा एसिड का या प्रति अम्ल का यूज किया जाता है। नाम से ही क्लियर है, प्रति अम्ल, अम्ल का उल्टा, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है? अम्ल को कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्षार का। किसका यूज करते हैं? क्षार का, याद रखना। एंटा एसिड, एंटा एसिड यानी कि एसिड का उल्टा, तो एसिड का उल्टा क्या होगा? क्षार। बेस, अम्ल का उल्टा क्या होता है? क्षार। तो बेस में क्या होता है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक और चाहो तो लिख लो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इन सब का यूज करते हैं, ठीक है। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं कि पेट खराब है तो जाओ भाई पान खा लो, ऐसा बोलते हैं। तो बेसिकली पान खाने से पेट ठीक नहीं होता। पान में क्या यूज करते हैं? चूना यूज करते हैं। तो वो जो चूना होता है बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो वो जो बेसिक नेचर होता है ना, वो हमारे पेट में जाके वो हम लोग को शांत करता है। ये एक लॉजिक है, याद रखना, ठीक है। उसका बाद अगला आता है प्रति हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन। तो जो एंटी हिस्टामिन है, बेसिकली ये क्या करता है, ये अगर हमारे शरीर में किसी चीज से एलर्जी है, हमारे बॉडी में कोई एलर्जी है, वो एलर्जी हो सकता है छींक हो गया है, खांसी हो गया है, अगर हमको खुजली हो रहा है हमारी बॉडी में, तो अगर हमारे बॉडी को एलर्जी हो गया है तो उस एलर्जी को कम करने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिन ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स मतलब वो पाउडर वाला कोकेन वाला ड्रग नहीं है, ड्रग मतलब होता है दवाई, ठीक है। तो ये दवाई लेते हैं। एंटी हिस्टामिन दवाई कब लेंगे? जब हमको स्पेशली छींक वगैरह हो जाए, किसी चीज से एलर्जी हो जाए। तो अगर आदमी कोई लगातार छींके जा रहा है, छींके जा रहा है, उसका छींक बंद ही नहीं हो रहा है, तो इतना छींकेगा तो आदमी के लिए खतरा है ना, बहुत ज्यादा छींक भी हो जाए तो, या खांसे जा रहा बहुत ज्यादा, तो हम लोग क्या लेते हैं तब? एंटी हिस्टामिन का यूज करते हैं। अब ये एंटी हिस्टामिन का एग्जाम्पल क्या है, यानी कि कौन कौन सा ड्रग्स है? एविल है, बेनेड्रिल है, उसके बाद ब्रोमफेनरामिन है, ये सब इनका दवाई है। इधर जो कॉलम में लिखा हुआ है ये सब इसके दवाइयों के नाम है, ठीक है, उदाहरण है। इन सबको याद रखना है। एविल तो कॉमन है, सुने भी होंगे, गाँव वगैरह में मिल जाता है एविल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रशांतक। प्रशांतक क्या होता है? प्रशांतक यानी कि शांत करने वाला। इसको शांत करने वाला, मन को शांत करने वाला, ठीक है। मन को क्यों शांत किया जाएगा? इसलिए शांत किया जाएगा क्योंकि अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई तनाव में है, तो उस तनाव को कम करने के लिए
मनोरोग को इलाज करने के लिए अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव में है, किसी बात का टेंशन हो गया एकदम ज्यादा, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा टेंशन होगा तो प्रसन्नता खा ली, नहीं, इतना ज्यादा टेंशन में है कि वो बेहोश हो जा रहा है एकदम, और पटांग हरकतें करना चालू कर दिया है, उसको कोई मनोरोग हो गया, कोई भ्रम हो गया है, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करना पड़ता है, डॉक्टर्स को उसके मन को शांत रखना पड़ता है, शांत कराना पड़ता है, अच्छा फील कराना पड़ता है। तो अच्छा फील कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या ड्रग देते हैं, प्रशांतक ड्रग देते हैं। कौन कौन से ड्रग हैं, ये सब उसके ड्रग हैं, मेप्रोमेट है और इक्वानिल है, ये सब का यूज करते हैं। ठीक है, इनका नाम को याद रख लेना। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, मन को शांत कर देते हैं और थोड़ा सा अच्छा फील कराते हैं, ताकि जो रोगी है वो भाई जिंदा रह सके। ठीक है, क्योंकि ज्यादा तनाव हो गया तो फिर सुसाइडल केस हो जाता है कई बार, उन सबसे बचाने के लिए क्या करते हैं, ये प्रशांतता का यूज किया जाता है। उसके बाद इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसको नेक्स्ट पॉइंट नहीं दिया हूँ, निद्राजनक। ठीक है, निद्राजनक क्या होता है कि कई बार ज्यादा तनाव के कारण भी नींद नहीं आती। तो जब नींद नहीं आती, नींद बहुत जरूरी होता है इंसान के लिए, तो जब नींद नहीं आती तो नींद आने के लिए भी कई बार क्या किया जाता है, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, ड्रग दी जाती है। ठीक है, ड्रग का मतलब यहाँ पे दवाइयों से है ना, तो उनको निद्राजनक कहा जाता है, या फिर बारब्यूरेट्स कहा जाता है, बारब्यूरेट्स। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, हिंदी में भी आ सकता है ना, बारब्यूरेट्स, इनका नाम है बारब्यूरेट्स। बारब्यूरेट क्या करते हैं, ये नींद देती हैं, बॉडी को नींद देती हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, सेरोटोनिन इसका एग्जांपल हो गया, वेरोनल इसका एग्जांपल हो गया, ये सब एग्जांपल है निद्राजनक के। ठीक है, और ये मार्केट में किसी भी दवाई दुकान में ऐसे नहीं मिल जाता है, इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है, नहीं तो इन दवाइयों को नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना कि निद्राजनक या प्रशांतक इन सब के लिए डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन क्यों अनिवार्य होता है। इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि अगर इनको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अपने मन मुताबिक ज्यादा मात्रा में अगर गलती से कोई ले लिया तो वो डेंजरस हो सकता है, इंसान की मौत भी हो सकती है। इसलिए इनको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मात्रा को ध्यान में रखते हुए कितना मिलीग्राम देना है पेशेंट को, वो तय किया जाता है, उसके डिप्रेशन को देख के, उसके नींद के जो भी प्रॉब्लम उसको देख के दिया जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से फिर काम करता है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं पीड़ाहारी या दर्द निवारक। ठीक है, इसको एनाल्जेसिक भी कहते हैं, इंग्लिश में ये जो मैं लिखा हूँ राइटिंग अगर समझ नहीं आ रहा है तो एनाल्जेसिक लिखा हुआ हूँ। ठीक है, एनाल्जेसिक नाम आ सकता है, इंग्लिश नाम भी आ सकता है, पीड़ाहारी या एनाल्जेसिक। ठीक है, इसका काम क्या होता है, दर्द निवारक। अगर हमको कहीं चोट लग गया है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो बहुत ज्यादा पेनफुल हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट है, तो उस समय क्या करना होता है कि उस दर्द को कम करने के लिए हम दर्द निवारक यानी कि पीड़ाहारी हम लोग खाते हैं। एज अ टैबलेट भी हो सकता है, वो बाम के रूप में भी हो सकता है, वो जेल के रूप में भी हो सकता है, वो स्प्रे के रूप में भी हो सकता है। जैसे कि मूव रहता है, मूव जेल के फॉर्म में भी आता है, खिलाड़ी को खेल रहा है, गिर गया, बहुत दर्द हो गया तो स्प्रे कर देते हैं ताकि आगे कंटिन्यू करे। कई बार टैबलेट लेते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एस्पिरिन। ये बुखार ठीक करने में भी काम आता है ना, दो तीन जगह काम आता है एस्पिरिन, इसलिए एस्पिरिन को याद रखना। पर इसके अलावा मॉर्फिन भी है। वैसे जो पीड़ाहारी है ना वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मतलब, कुछ पीड़ाहारी ऐसे होते हैं जिनका हमको आदत हो जाता है। ठीक है, एडिक्टिव होते हैं, जो कि आदत में आ जाते हैं एकदम। ठीक है, तो उनको एडिक्टिव बोला जाता है, जो आदत जिनका पड़ जाता है उनको मॉर्फिन के अंदर में रखा जाता है। तो दो एग्जांपल दिए हूँ। तो जो मॉर्फिन है वो एडिक्टिव है, यानी कि उसका एडिक्शन हो जाता है, हमारे शरीर को लत लग जाता है। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है, मॉर्फिन। जैसे कोई आदमी पीड़ाहारी खा रहा है, रेगुलर बेसिस पे खा रहा है, पर कभी अगर चोट लगा और वो दवाई को नहीं खाया तो फिर उसको लगेगा कि ठीक हो ही नहीं रहा है, छोटा मोटा चोट रहेगा तो भी, तो उसको वो देना ही पड़ेगा, वो एडिक्शन रहेगा उस चीज का। तो ऐसा एग्जाम्पल कौन सा, मॉर्फिन। कुछ ऐसा भी होता है जो नॉन एडिक्टिव है, जैसे कि एस्पिरिन। ठीक है, नॉन एडिक्टिव मतलब इसका लत नहीं लगता, ये दवाई खाने का लत नहीं लगता है। ठीक है, तो ये एस्पिरिन और मॉर्फिन दोनों। तो सोचो कि खाली एस्पिरिन नहीं खाएंगे, मॉर्फिन का यूज ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। कई बार डॉक्टर जो होता है वो एस्पिरिन कम पावर वाला होता है, ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, तो न चाहते हुए भी डॉक्टर्स को मॉर्फिन भी सजेस्ट करना पड़ता है, हालांकि वो एडिक्टिव है उसके बावजूद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक्स मतलब कुछ जीवों को रोकने वाला, प्रतिजैविक, कुछ जीवों के प्रति, प्रति मतलब होता है विपरीत, विपरीत काम करने वाला। तो संक्रमण के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक का यूज किस में किया जाता है, संक्रमण के उपचार में किया जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है पेनिसिलिन। ठीक है, कौन सा एग्जांपल बेस्ट है इसका, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक।
सबसे अच्छा एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन है। इसका काम क्या है? संक्रमण के उपचार में किया जाता है। और भी है इसी से रिलेटेड कुछ कुछ, उनको भी देखते हैं हम। जैसे कि एक है प्रतिजीवाणु, एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल क्या करता है? जीवाणु को मारना। एंटीबायोटिक क्या करता है? संक्रमण को रोकना। एंटीबैक्टीरियल क्या करता है? जीवाणु को मारना। ठीक है। और एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल क्या था? पेनिसिलिन। लेकिन जीवाणु को मारने वाला जो एंटीबैक्टीरियल है, उसका एग्जाम्पल क्या है? एम्पीसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। ठीक है। एम्पीसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। जनरली किसी का अगर घाव वगैरह हो जाता है ना, तो इसका उपयोग करते हैं। इन दोनों टैबलेट देता है, देखना डॉक्टर। अगर बहुत ज्यादा घाव वगैरह हो गया है, तो घाव को सुखाने के लिए, घाव को सुखाने के लिए, वो पके नहीं, वो घाव पक जाता है कई बार जीवाणु के आक्रमण से, तो उससे बचने के लिए एम्पीसिलिन और एमॉक्सिसिलिन, इनका टैबलेट्स दिया जाता है, मलहम दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो जल्दी से वो घाव ठीक हो जाए। उसके बाद आता है एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक क्या करता है? घाव को साफ करने का काम आता है। देखना, एंटीसेप्टिक मतलब क्या होता है? जैसे कि डेटॉल हो गया, ये काम को पहले देख लेते हैं। ये जीवाणु, कवक, फफूंद, सूक्ष्म जीवों को मारती है और वृद्धि को रोकता है। तो घाव वगैरह को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, जैसे कि डेटॉल हो गया, टिंचर हो गया, सेवलॉन हो गया, ठीक है, इनका उपयोग करते हैं। तो डेटॉल, सेवलॉन तो समझ ही गए होगे, उदाहरण से समझ जाओगे। तो डेटॉल एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक क्या करता है? घाव को ठीक नहीं करता। ये घाव को ठीक नहीं करता। ये क्या करता है? अगर घाव में कोई सूक्ष्म जीवाणु आ गए हैं, जैसे कवक है, फफूंद है, ये सब आ गए हैं, तो उनको मारता है। घाव को ठीक नहीं करता। घाव को ठीक कौन करता है? ये एंटीबैक्टीरियल वाला करता है। ठीक है। और ये क्या करता है? उस घाव को, उस घाव में जो जीवाणु पनप रहे हैं उनको मार देता है। डेटॉल, टिंचर, सेवलॉन। इसलिए जब चोट लगता है तो सबसे पहले इन्वायरमेंट में जो जीव जीवाणु हैं, जो फफूंद हैं, उससे बचने के लिए तुरंत डेटॉल, टिंचर कुछ भी लगा देते हैं। ठीक है, ताकि भाई वो सेप्टिक, एंटीसेप्टिक यानी कि सेफली रहे वो। नेक्स्ट, रोगाणुनाशी या संक्रमणहारी। ये भी सेम है। फर्क क्या है पता है? जो ये भी एंटीसेप्टिक की तरह ही है। डिसइंफेक्टेंट जो है, यानी कि रोगाणुनाशी या संक्रमणहारी जो है, वो एंटीसेप्टिक की तरह ही है। फर्क क्या है? इसको हम लोग घाव वगैरह में लगाते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में लगाते हैं, जानवरों के बॉडी में लगाते हैं एंटीसेप्टिक को। लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट है, उसको हम लोग अपने घर के टाइल पे लगाते हैं, फर्श पे लगाते हैं, नाली पे लगाते हैं, यानी कि निर्जीव वस्तु पे लगाते हैं। ये भी सूक्ष्म जीव को मारता है। जो पोछा वगैरह लगाते हैं, जो फिनाइल वगैरह जो आता है ना, वही इसका एग्जाम्पल है। तो फिनाइल ना लिख के लिख दोगे, फिनॉल लिख दोगे। राइट। फिनॉल लिख दोगे, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ गया, क्रेसॉल आ गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। किसके? डिस इन्फेक्टेंट के एग्जाम्पल है। राइट। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है एंटीसेप्टिक और डिस इन्फेक्टेंट में? तो जो एंटीसेप्टिक है उसको घाव वगैरह में हम लोग, जीव जंतुओं में, मानव में हम लोग उसका यूज करते हैं। लेकिन जो डिस इन्फेक्टेंट है, रोगाणुनाशी है, उसका फिनॉल। दोनों में अंतर देखना, फिनॉल और डेटॉल, क्या अंतर है दोनों में? डेटॉल को फर्श में लगाते हैं क्या हम लोग? जनरली नहीं लगाते, जबरदस्ती को लगाते तो अलग बात है। ठीक है। डेटॉल को हम लोग कहाँ लगाएंगे? घाव में। फिनॉल को कहाँ लगाएंगे? फिनॉल यानी कि जो फिनाइल है, फिनाइल को घाव में कोई लगाता है क्या? नहीं। उसे तो हम लोग अपना टॉयलेट साफ करते हैं या फर्श साफ करते हैं ना, यानी कि फर्श साफ कर रहे हैं और घाव साफ कर रहे हैं, बॉडी और निर्जीव। अंतर इस तरह से याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है ज्वरनाशी। ज्वरनाशी को एंटीपायरेट्स भी कहा जाता है। पायरेट मतलब होता है ताप। ठीक है। पायरेट शब्द का जो मतलब होता है ना, वो ताप से होता है। एंटीपायरेट मतलब ताप के विरुद्ध। ज्वरनाशी, ज्वर को खत्म करने वाला। ज्वरनाशी क्या करता है? शरीर के ताप को कम करता है। ज्वरनाशी क्या करता है? शरीर के ताप को कम करता है, ये इसका काम है। ठीक है। और एग्जाम्पल सब लोग जानते होंगे, पैरासिटामोल। और एक और बताया था, एस्पिरिन, याद करो। एस्पिरिन दोनों काम करता है। एनाल्जेसिक में भी आया था ये, दर्द निवारक में भी आया था, दोनों जगह काम आएगा, मैंने बताया था। ठीक है, एस्पिरिन और पैरासिटामोल। ठीक है। जनरली छोटे बच्चों को ना पैरासिटामोल ही दे देता है, दे दिया जाता है दर्द को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए। तो दोनों लगभग एक टाइप का है, पर पैरासिटामोल ताप को कम करने का काम आता है। ठीक है, मेनली। और एस्पिरिन दर्द का भी काम आता है और ताप को कम भी कम करने का काम आता है। उसके बाद इसी से रिलेटेड, ज्वरनाशी से ही रिलेटेड है, एंटी मलेरिया मान लो आ गया तो ये भी क्या करेगा? ये भी ताप को ही कम करता है। लेकिन फर्क क्या है? मलेरिया बुखार के दौरान दोनों में अंतर क्या है? नॉर्मल बुखार में ताप को कम करेगा पैरासिटामोल, और ये जो प्रति मलेरिया, एंटी मलेरिया क्या करेगा? मलेरिया बुखार के दौरान जो ताप में वृद्धि हुई ना, उसको कम करेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोक्विन, कुनैन। ठीक है, क्लोरोक्विन, कुनैन, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लोरोक्विन हो गया, कुनैन हो गया, ये किसका? एंटी मलेरिया है। पैरासिटामोल क्या है? सिंपल वाला फीवर है, ज्वर है। उसके बाद निश्चेतक। ठीक है, निश्चेतक, अगर किसी इंसान का सर्जरी करना है
या किसी अंग का ट्रांसप्लांट करना है किसी ऑर्गन का, तो उस स्थिति में क्या करता है, क्या क्या आता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस को बॉडी का या पूरे बॉडी को शून्य किया जाता है, निश्चेत किया जाता है, चेतना को शून्य किया जाता है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र में अचेतना उत्पन्न करना। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में अचेतना उत्पन्न करना यानी कि बेहोश, बेहोशी कारक भी इसको कई बार बोल देते हैं, देखो लिखा भी है, बेहोशी कारक, बेहोश करना, इसको ये होता है निश्चेतक। निश्चेतक का काम करना क्या होता है, निश्चेत करना होता है, बेहोश करना। कैसे करते हैं, तंत्रिका तंत्र में अचेतना उत्पन्न करके। इसका एग्जाम्पल क्या है, डायजापाम है, डायजापाम है, ठीक है, लायराजापाम है, ठीक है, उसके बाद क्लोरोफॉर्म है। इन सब का यूज किया जाता है निश्चेतक के रूप में। ठीक है, निश्चेतक का काम क्या है, और ये उसका उदाहरण, दो दो तीन तीन उदाहरण में लिख दिया हूँ, जहां जैसा एटलीस्ट दो ठो याद करना है। उसका बाद प्रतिजनन। प्रतिजनन मतलब क्या होता है, मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, लेकिन सोनोग्राफी वगैरह से पता चला कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है, जो भ्रूण से बच्चा बन चुका है और डेवलप हो रहा है, उसमें कुछ ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करता है डॉक्टर, जो होता है वो सजेस्ट करता है अबॉर्ट करने के लिए। ठीक है, लीगली अबॉर्ट करने के लिए सजेस्ट करता है। किस स्थिति में, इस स्थिति में कि जो बच्चा बन रहा है उसका किसी अंग का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या मान लो कोई बच्चा है, पेट में है, लेकिन उसकी सांसें बंद हो गई। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई महिला प्रेग्नेंट होती है लेकिन उसका बच्चा पेट के अंदर भी मर गया रहता है। पर अगर उस स्थिति में उस बच्चे को बाहर ना निकाला जाए तो बच्चा तो खत्म हो चुका है, वो माँ को भी वो हानि पहुंचा देता है, क्योंकि उसके जो बॉडी का ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे सड़ने लगेंगे, और उसका जो संक्रमण पूरे बॉडी में फैल जाएगा और उसकी जो माँ है वो भी मर जाएगी। उस स्थिति में डॉक्टर क्या करता है, अबॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है गर्भ निरोध, प्रतिजनन, जनन के खिलाफ काम करना। कुछ टैबलेट्स दिए जाते हैं या फिर कुछ दूसरे तरीके से भी किए जाते हैं, तो इनके लिए क्या यूज करते हैं, ये उसका काम है, अबॉर्ट करना काम है उसका। ठीक है, गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसको मारना, ये इलीगल है अगर बच्चा सही सलामत है, लेकिन लीगल है अगर डॉक्टर चाहे तो, कब, जब भ्रूण का विकास ठीक तरह से नहीं हो रहा है या बच्चा किसी ऐसी स्थिति में है जिसे जन्म नहीं दिया जा सकता। राइट, तो इसके लिए जो दवाई का उदाहरण है वो कौन है, नार एथिनड्रॉन। ठीक है, नार एथिनड्रॉन। एंड ऑफ कोर्स ये सब जो दवाइयां होती हैं बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से नहीं मिलती, डायरेक्टली। ठीक है, तो ये सब दवाइयां हैं, उनका काम है और उनका उदाहरण है। इन इतने को एटलीस्ट याद रखना, ये शॉर्ट में है। अगर कोई डिटेल से पढ़ना चाहता है तो अच्छे से पढ़ लेना। ये शॉर्ट में इतने को याद रखने का तरीका मैंने बता दिया। इतने को अगर याद कर लोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। मैंने 3 पार्ट बताया था, कौन कौन सा 3 पार्ट बताया था, एक मेडिसिन वाला, तो मेडिसिन वाला जितना मुझे बताने के लिए जरूरी मैं समझा मैंने उतना बता दिया, मेडिसिन पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है अपना, ये फूड वाला पार्ट पे आते हैं, फिर लास्ट में आएंगे क्लीनिंग पार्ट पे। तो चलो फूड वाले पार्ट पे आते हैं। ओके, तो जो फूड वाला पार्ट है उसमें केमिस्ट्री इन फूड में, तो उसमें हम लोग को सबसे पहले खाद्य पदार्थ परीक्षक क्या होता है वो समझते हैं। खाद्य पदार्थ परीक्षक का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भोजन है जिसको हम लोग लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, जैसे कि अचार बनाते हैं, तो अचार ऐसा तो नहीं होता कि अचार बनाते हैं और एक ही दिन में खा लेते हैं, ऐसा नहीं होता ना। अचार बना के हम लोग क्या करते हैं, उसको सालों तक संरक्षित रखते हैं और आराम से खाते रहते हैं। ठीक है, जैसे टोमेटो का केचप बनाते हैं, तो केचप भी तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन बना लिया खाते रहे। ठीक है, लेकिन क्या हम समोसा को ऐसा कर सकते हैं क्या, कि एक दिन बनाए और भाई 2 महीने बाद खाते हैं, चलो, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिनको हम लोग संरक्षित नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से ऐसे चीजें होते हैं जिनको हम लोग संरक्षित रख सकते हैं कुछ उपाय करके। वो कहलाता है खाद्य पदार्थ का संरक्षण। तो कैसे संरक्षित कर सकते हैं, खाद्य पदार्थ के आकार, पहले तो खाद्य पदार्थ परिरक्षक क्या होता है वो समझते हैं। खाद्य पदार्थ के आकार एवं रूप को अपरिवर्तित रखते हुए तथा इसमें उपस्थित विटामिन्स व पोषक पदार्थों को नष्ट किए बिना लंबे समय तक सुरक्षित रखना परिरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है ये, परिरक्षण। किसका परिरक्षण, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कहलाता है। पूरा लिख लेना, लिखना चाहो तो खाद्य पदार्थ का परिरक्षण कहलाता है, ऐसा लिख लेना पूरा। ठीक है, किसका परीक्षण है, खाद्य पदार्थ का परीक्षण कहलाता है। तथा इस कार्य में जिसका प्रयोग करते हैं, जो भी ड्रग का उपयोग करते हैं, जो भी केमिकल का यूज करते हैं, उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, परीक्षक कहते हैं। और कैसा परीक्षक बोलेंगे, खाद्य पदार्थ का परीक्षक बोलेंगे। कौन सा परीक्षक है भाई, वो खाद्य पदार्थ का परीक्षक है। राइट,
उदाहरण के लिए नमक, ठीक है, नमक भी परक्षण का काम करता है, अभी तो अचार में नमक डाला जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, नमकीन बनाने के लिए डालते हैं ठीक है, पर नमक का काम ये भी होता है, परीक्षण करने का भी काम होता है, शक्कर का भी ये काम होता है। जैसे मैं समोसा की बात कर रहा था, समोसा को हम लोग 2 दिन तक 3 दिन तक प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करें, अगर मीठा वाला बना ले, मीठा वाला अगर समोसा बना ले, बनता है मीठा समोसा ही बनता है, तो मीठा समोसा अगर बना ले तो उसको महीनों तक प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, शक्कर डाल के, राइट। उसके बाद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जानते होगे, सिरका भी नाम से जानते होगे, तो जो सिरका होता है वो भी अचार में डालते हैं ताकि वो अचार को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सके। और उसके बाद सोडियम बेंजोएट है एक, एक सोडियम बेंजोएट, इसका फॉर्मूला भी लिख दिया उधर, सोडियम बेंजोएट, इसका भी एज अ प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब परिरक्षक, खाद्य पदार्थ परिरक्षक। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि खाद्य पदार्थ परिरक्षक क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो ये मैंने बता दिया क्या होता है, उदाहरण भी मैंने लिख दिया है, इसको अच्छे से लिख लेना, राइट। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये बेसिक है, इससे ज्यादा जो पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकता है, पर इससे कम पढ़ोगे तो फिर बात नहीं बनेगा, ये बेसिक है, इतना तो करना ही है। चलो नेक्स्ट आते हैं एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि प्रतिऑक्सीकारक। देखते हैं प्रतिऑक्सीकारक क्या होता है। प्रतिऑक्सीकारक मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीकरण होने से रोके, यानी कि ऑक्सीजन के जुड़ने की क्रिया को रोक दे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिऑक्सीकारक। तो ये भी खाद्य पदार्थ के परीक्षण में सहायता करती है। कैसे सहायता करती है कि मान लो अगर हमारे पास कोई भी खाद्य पदार्थ है, कोई भी भोजन है, लगातार उसका अगर ऑक्सीडेशन होता रहेगा, होता रहेगा, तो वो खराब हो जाएगा, वो पदार्थ खराब होता रहेगा, ठीक है। उसीलिए तो देखना कि बहुत सारा जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें ऑक्सीजन को निकाल करके वैक्यूम करके हमको उसका पैकिंग करके दिया जाता है, ताकि उसमें ऑक्सीजन ना रहे। जो चिप्स वगैरह होता है उसमें पूरे ऑक्सीजन को निकाल करके केवल नाइट्रोजन गैस भर के दिया जाता है, ताकि उस खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ना हो सके, ठीक है। ऑक्सीकरण होने से क्या होता है, पदार्थ खराब हो जाता है। तो खाद्य पदार्थ के परीक्षण में सहायता करती है, कैसे करती है, खाद्य पदार्थ पर ऑक्सीजन की क्रिया को कम कर देता है या रोक देता है, ठीक है, जिससे उसकी खराब होने की दर धीमी हो जाती है या कम हो जाती है। अगर जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा एनवायरमेंट में, खाद्य पदार्थ उतना खराब हो जाएगा, ठीक है, और लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकता है अगर ऑक्सीजन क्रिया ना करे तो इसका उदाहरण क्या क्या है, बीएचटी, बीएचटी का पूरा नाम क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। एक और है बीएचए, बीएचए क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल। ऊपर में क्या है टॉलुइन, नीचे में क्या है एनिजोल, बाकी सब सेम है, बीएचटी और बीएचए, ऐसे शॉर्ट नाम याद रखना है एटलीस्ट, बीएचटी और बीएचए। अच्छा, और क्या क्या है, जैसे सूखे फल हो गए, जूस हो गया, अंगूर हो गया, शराब हो गया, इन सबको परीक्षण करने के लिए ना सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया था, याद रखना ना, सल्फर डाइऑक्साइड का भी यूज किया था। ये सस्ता वाला है सल्फर डाइऑक्साइड, ये अगर याद नहीं हो रहा तो ये कर लो, हालांकि याद कर लेना, दोनों को कर लेना, ठीक है। सूखे फल सब्जी के परीक्षण में, शराब का भी परीक्षण करने में, फल वगैरह का परीक्षण करने में, परिरक्षण करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, SO2 का यूज करते हैं, राइट, याद कर लेना। चलिए उसके बाद आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए इस बार, कृत्रिम मधुरक, ठीक है। कृत्रिम मतलब क्या होता है, मानव निर्मित, मधुरक मतलब मधु, मधु मतलब मीठा, मीठा करने वाला। तो कृत्रिम मधुरक क्या होता है, जैसे कि शक्कर है, शक्कर कृत्रिम नहीं है, शक्कर किससे बनता है, शक्कर जो होता है वो गन्ने के रस से बनता है, ठीक है, गन्ने के रस से क्या बनता है, शक्कर बनता है। तो ये पूर्ण रूप से मानव निर्मित नहीं है, मानव बनाता है, लेकिन मानव शक्कर डायरेक्ट नहीं बनाता ना, गन्ने के रस को तो परिवर्तित करके बनाता है, गुड़ और शक्कर वही बात है, ठीक है, गन्ने के रस से गुड़ बनेगा, गुड़ से फिर शक्कर बनेगा, बात वही होगी। कृत्रिम मधुरक क्या होता है, कुछ केमिकल होता है जिसमें मीठापन होता है, जिसमें मीठा स्वाद होता है, ठीक है। तो फिर कृत्रिम मधुरक बनाने की जरूरत पड़ गई भाई, जब इतना ज्यादा गन्ना है हमारे देश में, इतना ज्यादा शक्कर है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो शक्कर है ना इसमें रहती है कैलोरीज, और कैलोरीज क्या होती है, हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देती है। लेकिन जो कि डायबिटिक होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको जो शुगर के पेशेंट है, जिनको डायबिटीज हो गया है, जिनको शक्कर खाना मना है, मीठा खाना मना है, तो अगर मीठे के शौकीन है, उनको मीठा खाने की आवश्यकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे मीठे चीजों का सेवन करते हैं जो मीठा तो हो, स्वाद में मीठा है, लेकिन उसमें कैलोरी ना हो, यानी कि शरीर को ऊर्जा ना दे। तो इसीलिए कृत्रिम मधुरों का निर्माण किया गया, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक विधियों द्वारा किया जाता है, तभी तो कृत्रिम है, मानव निर्मित है तभी तो कृत्रिम है।
ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक विधि द्वारा क्या आता है, जो स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, किंतु शरीर में कैलोरी वृद्धि नहीं करते, ये वृद्धि लिखो ना, किंतु शरीर में कैलोरी की वृद्धि नहीं करते, क्या कहलाते हैं, कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। उदाहरण 3 तो है। पहला उदाहरण है सैकेरिन, दूसरा उदाहरण है सुक्रालोज, और तीसरा एग्जाम्पल है इसका एलिटिम। तो जो सैकेरिन है वो सुक्रोज से यानी कि शक्कर से 550 गुना, 550 गुना ज्यादा मीठा होता है। जो सुक्रालोज है वो 600 गुना ज्यादा मीठा होता है शक्कर से। और जो एलिटेम है वो 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, तो देखना आजकल मार्केट में मिलता है शुगर फ्री नाम से। ठीक है, शुगर फ्री देखे होगे, शुगर फ्री टी, शुगर फ्री कॉफी, शुगर फ्री कोक, शुगर फ्री मिठाई। शुगर फ्री मतलब क्या है, उसमें शक्कर का यूज नहीं करते, शक्कर से फ्री होता है वो, लेकिन मीठापन होता है क्योंकि इसमें सैकेरिन का यूज किया जाता है। मैक्सिमम सैकेरिन का ही यूज किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम किसका यूज किया जाता है, सैकेरिन का। और ये जो नीचे दिख रहा है वो सैकेरिन का संरचना है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, सैकेरिन क्या है, क्या कार्य है, संरचना दीजिए, मान लो आ गया तो ये सैकेरिन का संरचना मैंने नीचे बता दिया। चुपचाप बेंजीन बनाना, एक साइड सीओ जोड़ देना, एक साइड एसओ2 जोड़ देना, और दोनों को एनएच से कंबाइन कर देना, बन गया सैकेरिन। क्या काम है, कृत्रिम मधुरक है, मीठापन लाना है इसका काम है। चलिए, अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। फूड वाला काम यहाँ पे खत्म कर रहा हूं मैं, तीसरा क्लीनिंग वाले पार्ट पे आते हैं। तो केमिस्ट्री इन क्लीनिंग, शोधन में रसायन। तो शोधन हम लोग दो काम से करते हैं। एक तो हम लोग साबुन से शोधन करते हैं, और एक अपमार्जक। अपमार्जक मतलब होता है डिटर्जेंट, इसको तुम लोग सर्फ के नाम से भी जानते हो। तो सर्फ एक्चुअल में एक ब्रांड का नाम है। सर्फ के नाम से एक डिटर्जेंट आता है, पर एक्चुअल में उसका नाम क्या है, डिटर्जेंट है। ठीक है, साबुन का काम क्या करता है, नहाने में काम आता है। अपमार्जक का काम क्या होता है, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का क्या काम होता है, कपड़ा धोने में काम आता है। जो पाउडर रहता है ना उसको सर्फ या निरमा नहीं बोलते। ठीक है, उसका नाम एक्चुअल में अपमार्जक है, और हम लोग सर्फ सर्फ बोल देते हैं। एक्चुअल में सर्फ एक कंपनी का नाम है, जैसे घड़ी है, निरमा है, टाइड है, उसी तरह से एक सर्फ एक्सल रहता है। ठीक है, तो मेन अपमार्जक इसका नाम है, याद रखना। साबुन और अपमार्जक, इन दो चीजों से हम लोग शोधन काम करते हैं। साबुन से, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया, पियर्स है, डव है, लक्स है, और भी तुम लोग जो भी नहाते हो, लाइफ बॉय है। ठीक है, दुनिया भर का साबुन है। अपमार्जक घड़ी है, व्हील है, निरमा है, टाइड है, सर्फ है, और भी जो भी मिलता होगा वो सब। ठीक है, तो इससे कपड़ों की सफाई, इससे शरीर की सफाई। हाँ, तो सोचोगे इतना खत्म, बस इतना ही पढ़ना, नहीं, आगे और देखते हैं साबुन क्या होता है, पढ़ना है। वैसे साबुन के बारे में हम लोग एक और चैप्टर में पढ़ चुके हैं पहले से ही, मिसेल का बनना वगैरह। ठीक है, याद आ गया होगा, सरफेस केमिस्ट्री 17 साल में पढ़ चुके हैं। तो मेनली अपमार्जक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पर ठीक है, साबुन के बारे में बता देता हूँ। चलो, यह है साबुन। तो जो साबुन होता है बेसिकली ना, वसीय अम्ल की लंबी श्रृंखला होती है। याद करो, हम लोग ऐसा वाला पढ़ चुके हैं, हेड टेल वाला पूरा याद आ गया होगा सभी को। ऐसी एक लंबी श्रृंखला होती है जिसमें ये हाइड्रोकार्बन का एक लंबा चेन होता है, जिसको हम लोग टेल बोलते हैं। और इधर जो वसी अम्ल का हेड होता है, पढ़ चुके हैं पूरा, हेड टेल सिस्टम। तो ये जो टेल होता है ना, वो क्या क्या हो सकता है, मतलब पूरा जो पूरा का पूरा वो क्या क्या हो सकता है, या तो वो स्टेरिक अम्ल का बना हो सकता है, या तो ओलिक अम्ल का बना हो सकता है, या फिर पामेटिक अम्ल का बना हो सकता है। ठीक है, एस्टेरिक अम्ल का बना हो सकता है, ओलिक अम्ल का बना हो सकता है, या फिर पामेटिक अम्ल का बना हो सकता है, क्योंकि जनरली ये वसी अम्ल ही होते हैं। तो यहाँ पे एक वसी अम्ल, स्टेरिक अम्ल का मैंने संरचना बना दिया है, साबुन का बनना पूरा बता दिया है। ये जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है, ये स्टेरिक अम्ल का संरचना है। ठीक है, स्टेरिक अम्ल में क्या होगा, CH2 CH CH2 करना, CH2 CH CH2 लिखना, फिर इसको जोड़ देना OCO OCO OCO, सबको जोड़ देना। उसके बाद कार्बन की संख्या 17 और हाइड्रोजन की संख्या 35। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, 17 35 17 35 का लेना, सब तरफ जोड़ लेना। ये जो बना है उसको हम लोग बोलते हैं इस तरीके से। फिर क्या करते हैं, हम इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करते हैं, 3। तो NaOH के साथ करने से क्या होगा, यहाँ का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और इन सभी जगह पे OH OH जुड़ जाएगा। यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH, हर जगह OH OH जुड़ जाएगा, जहां जहां टूटा वहां पे OH OH जुड़ जाएगा, यानी कि CH2OH CHOH CH2OH बन जाएगा। ये देखो बन गया इधर, ये देखो बन गया। हाँ, ये वाला CH2OH CHOH ये बन गया ना पूरा, ये वाला। हाँ, OH जुड़ गया। अब क्या बचा भाई, इधर Na बचा है बस, और इधर क्या बचा,
ये 17 ठो कार्बन 35 ठो हाइड्रोजन के साथ ये सी डबल ओ बचा है और ये एन इनके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि 17 ठो कार्बन 35 ठो हाइड्रोजन सी डबल ओ, ये रहा सी डबल ओ, ठीक है, सी डबल ओ और ये एन ए, यही है अपना सोप। यही तो था अपना सोप जिसको हम लोग जल में घोलने पर ये सी ओ ओ माइनस और एन ए प्लस में टूट जाता था, आयनित हो जाता था, और इधर वो 17 ठो कार्बन का पूरा चेन बना रहेगा, हाइड्रोकार्बन का चेन। वही तो है सोप। ये क्या मिल गया हमको? सोप। ये सोप बनाने की विधि है, ठीक है। तो इस तरह से साबुन बनता है भाई। तो साबुन बन गया, चलो आगे बात करते हैं। अब साबुन तो बन गया, साबुन बनने के बाद अपमार्जक के बारे में बात करते हैं। जो संश्लिष्ट अपमार्जक यानी कि जो अपमार्जक बनाते हैं, वो क्या होता है, वो कठोर जल में भी काम करता है। कई बार देखना तालाब वगैरह से नहाते हैं या बोर के पानी में, नल के पानी में नहाते हैं, तो कई बार जो कपड़ा धोने का साबुन आता है और एक अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट आता है, तो कई बार जो टिकिया होता है ना कपड़ा धोने का, वो झाग नहीं देते रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, झाग अगर नहीं दे रहा है तो गौर करना, अपमार्जक का यूज करना, यानी कि डिटर्जेंट का यूज करना। तो जैसे ही डिटर्जेंट का यूज करोगे ना, वो झाग दे देगा। यानी कि डिटर्जेंट ना कठोर जल पे भी काम करता है, साबुन खाली काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये कठोर जल पे भी काम करता है। अब मेन क्या है, जैसे साबुन किसका था, वसी अम्लों का लंबा श्रृंखला होता था, तो जो अपमार्जक होता है वो सल्फोनिक अम्ल का लंबा श्रृंखला होता है। उसमें उसमें क्या होता था, साबुन में क्या होता था, वसी अम्ल होता था। देखो ये वसी अम्ल दिख रहा है ना, इसमें वसी अम्ल होता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सल्फोनिक अम्लों का लंबी श्रृंखला होता है, राइट, ठीक है। अब ये जो बात ये है कि जो अपमार्जक होता है ना, वो तीन प्रकार का होता है, ऋणायन वाला, धनायन वाला और उदासीन वाला। अब ये तीनों क्या है वो समझते हैं। तो इसमें अगर ऋणायन वाला की बात करें, तो जो हाइड्रोकार्बन का हेड होता है, हेड टेल मैं बता चुका हूं अभी, ऐसा लंबा श्रृंखला रहता है, उसके बाद ये हेड आता है ना, तो जो हेड आता है उसमें अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऋणायनी, ऋण आयनी अपमार्जक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सोडियम लॉरिल सल्फेट, ये नीचे लिखा भी हुआ है, CH3CH2 10 CH2OSO3 Na+, OSO3 -Na+, ठीक है। तो ये है सोडियम लॉरिल सल्फेट, और इसका उपयोग जनरली दंत मंजन में किया जाता है। जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं वो भी तो झाग देता है ना, ठीक है। तो जनरली टूथपेस्ट में जो ऋणायनी वाले अपमार्जक होते हैं उनका कुछ मात्रा में उसको मिलाया जाता है। ये है सोडियम लॉरिल सल्फेट, फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, ये रहा। बस इतना ही है, दंत मंजन में यूज होता है। उसके बाद धनायनी वाला, धनायनी वाला अपमार्जक क्या काम में आता है भाई? धनायनी वाला जो अपमार्जक होता है, पहले क्या होता है सुनो, पहले ये कि जो हेड है ना, ये जो हेड है उसमें कौन सा आयन रहेगा, कौन सा आयन पाया जाएगा, धन आयन पाया जाएगा। देखो ये हेड वाला हिस्सा है ना, ऋणायनी में हेड में देखो ऋणायन है, ये तो काउंटर आयन है। उसी तरह से यहाँ पे देखो धन आयन पाया गया, देखो हेड में, ये दिख रहा सबको, ये देखो धन आयन दिख गया सबको। हाँ, नाइट्रोजन के ऊपर धन आयन बना है, तो इसमें हेड में क्या पाया जाएगा, धन आयन पाया जाएगा। क्वाटरनरी अमोनियम है, चतुष्क, चतुष्क अमोनिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम। और ये ब्रोमाइड यहाँ काउंटर आयन के रूप में माइनस वाला है, देख लो, यहाँ पे काउंटर आयन माइनस वाला है, यहाँ पे काउंटर आयन प्लस वाला था। क्यों? क्योंकि ऋणायनी था, और धनायनी वाले में ये माइनस में होगा, राइट। सबको समझ में आ गया होगा भी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका उपयोग जो होता है ना, हेयर कंडीशनर में किया जाता है। देखो हेयर कंडीशनर में, धनायन वाला किस में क्या आता है, हेयर कंडीशनर। अपना शैम्पू जो होता है उसी तरह से कंडीशनर भी होता है। आप लोग तो जानते ही हो कि ज्यादा यूज करते हो, आज के जनरेशन वाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं सब, नए बच्चे जो। तो जो कंडीशनर होता है उसमें कुछ मात्रा में धनायनी वाला जो अपमार्जक होता है वो मिलाया जाता है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है क्वाटरनरी अमोनियम ब्रोमाइड वाला है, उसका नाम है सेटिल ट्राइमिथिल अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? सेटिल ट्राइमिथिल अमोनियम क्लोराइड, ये इसका नाम है। उसके बाद आते हैं लास्ट वाला, न्यूट्रल वाला। तो न्यूट्रल वाला जो होता है उसमें किसी प्रकार का आयन प्लस माइनस वाला लफड़ा नहीं है, वो चुपचाप उसमें हाइड्रोकार्बन वाला श्रृंखला पाया जाएगा। और हाइड्रोकार्बन वाला श्रृंखला कौन से बंध से जुड़ा रहेगा? वो सहसंयोजक बंध से जुड़ा रहेगा। यहाँ कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, देखो प्लस माइनस का लफड़ा है यहाँ पे, ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि यहाँ पे जो नेचर है वो आयनिक नेचर का है। लेकिन यहाँ पे कौन सा नेचर होगा? सहसंयोजक, कोवैलेंट होगा। इस वजह से आयन का लफड़ा है ही नहीं, इसी वजह से क्या होता है? उदासीन होता है। तो इसमें जो बर्तन मांजने का, बर्तन साफ करने का जो टीके आता है ना, विम बार, क्या बार, ये बार, वो बार आता है ना, उसमें यूज किया था इसका। तो इसका फॉर्मूला ये रहा, CH3
CH2 16 COO, फिर CH2 N संख्या में, फिर CH2 ये लंबा चौड़ा है भाई, देख लेना। पर इसका ये है कि इससे ना जल प्रदूषण होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। क्या होता है? जल प्रदूषण होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। चलिए, इतना चीज को याद कर लेना, लिख लेना। शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, इससे शॉर्ट नहीं कर सकता, ये अति शॉर्ट। ठीक है, अति शॉर्ट में पॉइंट्स को समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। चलिए, जल प्रदूषण से एक और चीज मुझे याद आ गया, बता देता हूँ। जो यहाँ पे 3 NaOH लिए हैं ना, इसके जगह पे हम 3 KOH भी लेते हैं, ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि साबुन नहाने का काम आता है। तो जो NaOH होता है ना, तो उसमें सोडियम व्युत्पन्न रहता है। तो सोडियम व्युत्पन्न जो होता है ना, हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है। स्किन के लिए सोडियम अच्छा नहीं है। तो सोडियम की जगह पे अगर पोटेशियम आ जाए ना, तो वो ज़्यादा बेटर होता है हमारे स्किन के लिए। ठीक है, इसीलिए आजकल क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर देते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। अगला 2 मिनट, बस आखिर 2 मिनट बचा है, खत्म करते हैं काम। मुझे लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो मेरे तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। क्योंकि अगर IPM लिख दे, क्या IMP होता है ना, क्या है कि मैं IMP को अगर कम पढ़ाता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता। चलिए, साबुन अपमार्जक दोनों में अंतर। पहला साबुन का अंतर क्या है कि ये वसी अम्लों का सोडियम पोटेशियम लवण होता है। ये सल्फोनिक अम्लों का सोडियम पोटेशियम लवण होता है अपमार्जक जो होता है। इसमें COONA फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह होता है। इसमें SO3Na क्रियात्मक समूह होता है। देख लो भाई, ये देख लो, ये COONA है ना, ये रहा, साबुन है ये है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे डिटर्जेंट भी देख लो, डिटर्जेंट में हर जगह देख लो SO3 है। ठीक है, SO3 है कि नहीं, रेनान को पकड़ लो, चलो SO3 आया ना, तो ये रहेगा। उसके बाद कठोर जल में कार्य नहीं करता है, साबुन काम नहीं करता है, लेकिन जो डिटर्जेंट होता है वो सभी जल में, कठोर हो, अगर लवण भी है अगर जल में, यानी कि समुद्र में भी नहाओगे ना, कपड़ा धोगे तो भी ये काम कर देगा अपमार्जक। साबुन भले काम ना करे, लेकिन डिटर्जेंट काम कर देगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो साबुन होता है ना वो नहाने का काम आता है, लेकिन जो अपमार्जक होता है वो किसके काम आता है? कपड़ा धोने का काम आता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सोडियम स्टीरेट, सोडियम पामीटेट। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सोडियम लॉरेल सल्फेट, जो पीछे लिखा भी हूं। एक और क्या है? सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, तो इस चैप्टर से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। तो उसके हिसाब से तैयारी कर लेना अच्छे से, सबको अच्छे से पढ़ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट। ये लेक्चर भी खत्म होता है। ठीक है, अच्छे से तैयारी कर लेना।